The power of that commission officer was from the crown of the Britishers. Crown means directly the king, queen. जी सर. But when we became independent India, the commission officers का जो सबसे जिसको सुप्रीम कमांडर कहते हैं, फॉर क्राउन रीड प्रेसिडेंट. सर. जब वहां पर कर दिया तो नाउ वट एवर पावर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन हैज, सेम पावर के साथ, उस अथॉरिटीज के साथ ये कमीशन ऑफिसर्स आगे से चल रहे हैं. आर्टिकल 33 पढ़ लीजिए. अब ये जो अभी आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट जो बना है, या मे भी कुछ ये इंटेलिजेंस के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे रॉ वगैरह, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 33 बन गए. सो जो कुछ भी कार्रवाई वहाँ पर होएगी, उसके अंदर जो भी काम करेगा वो उसके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड है. लेकिन जो बंदा वहाँ पर शॉर्ट सर्विस के लिए है, जो कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था, एमरजेंसी तो नेशन की एमरजेंसी पड़ गई, इसलिए हमने इकट्ठे किए. लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको महसूस हुआ यार दे आर फैंटास्टिक ऑफिसर्स, दे आर मैच्योर ऑफिसर्स, दे आर एजुकेटेड ऑफिसर्स, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डायरेक्ट आई कुछ ऑफिसर्स तो ITS छोड़ के एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर आए. कि ये जो सिलसिला है, धीरे धीरे लोगों ने इनको यूज़ किया कि भाई यार अगर ये एक कोर्स के 250 ऑफिसर, फिर दूसरा साल में 2 OTS के कोर्स हो जाते हैं, 500 600 ऑफिसर्स आ रहे हैं, और ये प्लेटून कमांडर बन रहे हैं, कंपनी कमांडर बन रहे हैं, बैटरी कमांडर बन रहे हैं, स्क्वाड्रन कमांडर बन रहे हैं, एंड दे आर मैनिंग द ट्रुप्स ऑल अराउंड. 500 800 ऑफिसर एक साल के अंदर आ रहा है. तो आया गया, किसी ने ये नहीं पूछा कि यार आया तो है लेकिन गया कहाँ. आज हमारे साथ कर्नल विर्क हैं. कर्नल विर्क एक SS ऑफिसर हैं, SS 24 के, और कर्नल विर्क जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुए थे. आप यकीन मानिए कि जितने लोग SS शॉर्ट सर्विस से गए हैं और परमानेंट उनको कमीशन मिल गई है, एक हाथ की उंगली पर गिने जा सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो आज तक शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसरों के साथ खड़े हैं. नहीं तो तकरीबन सारे लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन से अलग हो चुके हैं और कोई मदद शॉर्ट सर्विस कमीशन की नहीं कर रहे हैं. कर्नल विर्क से मैं चाहूंगा कि कर्नल विर्क थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं, और उसके बाद कर्नल विर्क हमारे को थोड़ा सा ज्ञान की बातें भी बताएं, और जो वो ये हमदर्दी है ऐसे शॉर्ट सर्विस अफसर के लिए, उसके बारे में हमारे को बताएं कि क्या हुआ था, वो माइंडसेट क्या था, कौन सी चीज थी जिसकी वजह से कर्नल विर्क शॉर्ट सर्विस के कॉज के साथ जुड़ गए. कैप्टन राजेश, मुझे बहुत आज फख्र महसूस हो रहा है कि आप जैसे एक एक्स शॉर्ट सर्विस ऑफिसर होकर अभी इस मुद्दे के साथ चले हैं कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की आवाज़ है वो और उठे. और मुझे बहुत खुशी है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ही इस चीज़ को ऊपर उठा रहा है. और मैं चाहूँगा आपकी ये चैनल जो आपने शुरू की है, इसकी आपको बहुत बहुत मुबारक. और सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की ये जो सोच विचार है, इसको और बढ़ाया जाए. अभी आपका जो सवाल का जवाब सीधा मैं देना चाहता हूँ कि फर्स्ट, अगर हमें पता है, और मैंने बहुत पहले ये फ़ौज में सीख लिया था कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस. मेरे से ज़्यादा कोई अज्ञानी नहीं हो सकता कि जिसको यही नहीं पता था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. ये तो क्या एक समा आया ज़िंदगी का कि जबकि हमें बोला गया कि आप जंतर मंतर पे पहुंचो, हमने 1 रैंक 1 पेंशन के यहाँ पर नारेबाजी करनी है, और क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों को नहीं मिल रहा है.
तो एज ए डिसिप्लिन सोल्जर, एज ए डिसिप्लिन ऑफिसर, जब किसी ने हमें ये आवाज़ उठाई, हम पहुंच गए वहाँ पर। और आपको पता है कि जंतर मंतर पे तकरीबन 2014 के बाद ये 1 रैंक 1 पेंशन का वहाँ पर जमकर इकट्ठा हो गया और लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। और हमें भी वो समय जब वो बातें करते थे, हमें तब पता लगा कि हमारे साथ 1973 से कैसा हमारी आर्मी की पेंशन्स के ऊपर नुकसान हो रहा है। फाइन, चलता रहा। और आखिरी में सरकार ने जब बोला कि आप अपना एक ड्राफ्ट दीजिए, उस समय जो हमारे उस समय 1 रैंक 1 पेंशन की जो वहाँ पर जो कमेटी थी, उन्होंने मिलके वहाँ पर ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया। जब ड्राफ्ट बन रहा था तो जब हमने देखा 14 वो पॉइंट लिख दिए हैं, मैंने ये बोला कि मेरे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, इनका भी एक आप पॉइंट लिख दीजिए कि इनको भी एंटाइटलमेंट होनी चाहिए। तब वहाँ पर जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने कहा कि नो, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर OROP, दो they have 1 rank, 1 military rank, but they are not entitled pension. I said, so that is more the reason कि हमें इस ड्राफ्ट के अंदर ये इंक्लूड करना चाहिए। तो उस समय पर मुझे बहुत एक बेचैनी सी महसूस हुई और मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि भाई इतनी साल मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर एंट्री करके और लगातार अपने काम करता रहा हूँ और मेरे साथी इतने शॉर्ट सर्विस के साथ साथ चलते रहे हैं और इन्होंने अपना बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है। आगे हम लोग इतने कोर्सेज हो गए हैं, एंड ये जो इनजस्टिस है, वाई आवर ओन फ्रेटर्निटी, ओन अपने लीडर्स, ओन मिलिट्री लीडर्स कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको इंक्लूड करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम कैप्टन राजेश, आई फेल्ट एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड अबाउट माई दिस कमीशन इटसेल्फ। सो मुझे खुद को अपनी कमीशन के ऊपर धक्का महसूस हुआ कि अगर मुझे ये परमानेंट रेगुलर कमीशन ना मिलती तो फिर तो यही हाल हुआ जैसे कि आज मैं 10 साल के बाद देख रहा हूँ कि इतने इसके अंदर इनजस्टिस है, इतना इनजस्टिस है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स इन होल कंट्री फॉर द लास्ट 50-55 years, starting from emergency commission, short service commission, and then thereafter अभी वुमेन शॉर्ट सर्विस एंट्री भी हो गई है कि दे आर बीइंग absorbed, they are being utilized, and they are going out without any privilege. So 1 military rank तो सबको प्रेसिडेंट की कमीशन का है, लेकिन उनके पास कोई भी एक प्रिविलेज नहीं है, लाइक ए फौजी। हम कहते हैं वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, तो कहाँ गई हमारी नॉन सोल्जरी है? ये हमारे खुद के मिलिट्री रैंक जो लीडर्स हैं वो भी इसके बारे में आज तक इन्होंने इसके बारे में तवज्जो नहीं दी, और दे हैव यूज्ड द ऑफिसर्स, दे हैव ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे सिस्टम के अंदर फिट किए हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 99 तक जो ऑफिसर्स मार्टियर्स की जो लिस्ट है, 73% ऑफिसर्स हु आर मार्टियर्ड इन दिस फॉर दिस नेशन और ऑल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। गुस्सा इस बात का आता है, उस समय मुझे लगा कि भाई मैं दुश्मन की गोली अगर मुझे मार दे तो फिर तो मैं मार्टियर हो गया और मैं जो पीछे वाले उनको पेंशन के एंटाइटलमेंट है। लेकिन अगर दुश्मन की गोली से मैं बचकर दुश्मन को मारकर वापस आ गया हूं, इसका मतलब आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट प्रिविलेजेस। वी हैव सो मेनी डेकोरेटेड शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स रिलीज्ड, उनको कोई प्रिविलेजेस नहीं है। सो I really had an argument with my those team of OROP officers, OROP committee officers, कि no, we are doing wrong. कहते सर अगर आपने करना तो अलग कर लो। अच्छा, अगर आपने करना तो अलग कर लो। तो ये मतलब सारा कुछ जो घटा सर, ये जंतर मंतर पर घटा। बिल्कुल, मेरी इनिशिएशन ही इस पे हुई है। Then like a typical soldier, okay, we will start separately. ये जंतर मंतर दिल्ली में आपने डिसीजन ले लिया था कि हम इसको बिल्कुल अलग तरीके से चलाएंगे। Embarrassment to witness to this, we have Captain Sarjeet Vir, late Captain, now unfortunately he is no more. He also stood like my postmate Captain Sidhu, R.S. Sidhu, कहता सर what he is saying is also right, why don't you include it? एक और है, एक मेजर श्रीवास्तव इसके RVC के डॉक्टर साहब थे, वो भी मेरे साथ थे। कमांडर इनका नाम बेनीवाल साहब, वो भी वहाँ पर थे। दे हर्ड मी स्ट्रगलिंग, तो उन्होंने वो पॉइंट नहीं लिखा। और फिर एज ए सोल्जर
क्योंकि आई बिलीव इन वन थिंग, जो हमने कमीशन के बाद जो ओथ ली, नेशनल ओथ ली है राजेश जी, वो ओथ चाहे मेरा सिपाही हो, चाहे मेरा सूबेदार हो, चाहे एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर मेरा सेकंड लेफ्टिनेंट, चाहे वो आखिरी तक वो जनरल बन जाता है, CDS, वो जो पुस्तकों के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान, बाइबल के ऊपर हाथ, मतलब एक्चुअल में हमें दिखाया जाता है, हमारे सामने ये ग्रंथ चलते हैं तो हमारे मस्तक में घुस जाता है कि ये भगवान का हम कसम खा के अपने देश के लिए अभी खड़े हो गए हैं। वो कसम तो नहीं हमारी रिटायर हुई, कसम से तो आज हम रिलीज नहीं हुए। जी जी। सो दैट मेड मी, दैट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल, आई विल से इट गेव मी ए, I felt defeated. Trauma. See, I don't say trauma. I felt it's how stupid we are. Sir. सिस्टम इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है कि आपको दुश्मन के लड़ने के लिए आप तैयार कर रहे हो उसको, आप वो मर जाता है तो आप उसको, उसके परिवार को पेंशन दे रहे हो, और मैं दुश्मन को मार के वापस आ जाता हूं, मेरी इतनी बेइज्जती कि आप एक खुद अपने ऑफिसर्स ये पॉइंट को आगे लिखने को तैयार नहीं है सरकार को। अगर खुद ही हम आर्म फोर्सेस के अंदर ये डिमांड नहीं करेंगे अपने वेलफेयर की मोरल ऑफ दिस ऑफिसर्स के हाई रखने के लिए, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द रेस्ट ऑफ द 140 करोड़ पीपल विल केयर फॉर यू? Nobody will care for you. Nobody has time for others. As soldier, fraternity, solid जो हम लोग हैं, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा कि भाई मेरा साथी था, मेरा रेजिमेंटल ऑफिसर है, मेरा बटालियन ऑफिसर है, why he should feel defeated in the life? Why should he suffer social evil? इतना बुरा हाल है, सॉरी टेलिंग यू, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए, नो डाउट, लेकिन मेजॉरिटी 60 to 70% पीपल, they, when I mixed around the last 10 years, मैं लोगों से मिला था, कुछ को तो मैंने ऐसी हालत में मिला हूँ, वो कहते हैं कि वो रैंक अपने नाम के आगे नहीं लिखा, उनको बेइज्जती महसूस होती है अपने सोसाइटी के अंदर। सो राजेश, in short time I can't tell you all the incidents, but definitely I am very disturbed today that short service commission officers को जो ये इज्जत नहीं मिल रही है, इससे ज़्यादा नुकसान हम कर नहीं सकते हैं एज ए सोल्जर्स। दैट्स ऑल आई हैव टू से, एंड दैट्स द फीलिंग आई हैव फॉर शॉर्ट सर्विस। सर, एक मैं थोड़ा सा आपको जो SS शॉर्ट सर्विस अफसर्स का प्रीव्यू है, थोड़ा सा उससे बाहर जाऊंगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत करें, हम उसको लिमिट करके रखेंगे। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो सर, ये बाकी जगह जैसे अपनी IPS है सर, IAS है जो इक्विवेलेंट टू कमीशन अफसर है सर, BSF है, इनमें क्यों नहीं है सर? ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट जो सरकार ने की है और आज तक करती आ रही है, चाहे वो EC ले लीजिए आप, चाहे वो SS अफसर ले लीजिए, 5 साल ले लीजिए नौकरी के, 10 साल 14 साल ले लीजिए, ये सिर्फ इन्हीं के साथ क्यों होता है? ये बाकी जगह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती? वाई द सरकार, और वो भी वहां कर रही है। आप कोई भी आपदा ले लीजिए, जैसे आपने, मेरे को बिल्कुल क्लियर कट याद है जो मैंने आपसे सुना है और जो मैंने पढ़ा है, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई थी भागलपुर में, तब आपको एज अ फौजी उतारा गया था उसको कंट्रोल करने के लिए। अभी रिसेंट अगर हम लेते हैं, कहीं ब्रिज गिर गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं एवलांच आ गया, कुछ आ गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट सेट्स, और उसमें हमेशा ये होता है कि फौजी जाएंगे। उस टाइम कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये शॉर्ट सर्विस अफसर जाएगा आगे, या ये IMA वाला जाएगा, या NDA वाला जाएगा। उस टाइम ऑफिसर इज एन ऑफिसर। अब लेकिन जहां क्रिटिकल है, जो सबसे क्रिटिकल है, उधर तो आप कहते हैं कि 5 साल 14 साल बाद आप बाहर हो जाइए, लेकिन IAS IPS बाकी BSF वगैरह में कहीं आप ऐसे नहीं करते। ये डिस्पैरिटी किस लिए है सर? थोड़ी सी लाइट, थोड़ा सा कुछ।
राजेश, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही एक ऐसा एक आर्टिकल है जिसकी वजह से जो आपको तकलीफ महसूस हो रही है और जो इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ताकत देता है। हम तकलीफ में क्यों हैं, हम इनइक्वालिटीज में क्यों हैं, हमारे साथ डिस्पैरिटीज क्यों हैं, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेकर चलता हूं। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, एक है प्रेसिडेंट्स कमीशन और दूसरी है गेस्टेड कमीशन, गेस्टेड ऑफिसर्स। जो प्रेसिडेंट्स कमीशन है, प्रेसिडेंट की जो कमीशन है, ये स्ट्रेट वे जब ब्रिटिशर्स अपने टाइम पर रूल करते थे तो जो उनके ऑफिसर्स हमें कमांड करते थे वो क्राउन की पावर डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर्स को देते थे। सर, दैट वाज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम। एक्ट वही चल रहा है 1935 के बाद। 1950 में हमारा एक्ट आ गया, आर्मी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट या नेवल एक्ट। उसी के बाद में उसी को हमने रिफॉर्म करते हुए आगे चलते रहे। हमने एक्ट तो पूरा का पूरा वैसे ही उठा लिया। द पावर ऑफ दैट कमीशन ऑफिसर वाज फ्रॉम द क्राउन ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्राउन मीन डायरेक्टली द किंग, क्वीन। जी सर। बट व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट इंडिया, द कमीशन ऑफिसर्स का जो सबसे जिसको हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं, फॉर क्राउन रीड प्रेसिडेंट। सर, जब वो वहां पर कर दिया तो नाउ वट एवर पावर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन हैज, सेम पावर के साथ, उस अथॉरिटीज के साथ ये कमीशन ऑफिसर्स आगे से चल रहे हैं। सर, नाउ आई डू नॉट हैव टू, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि हाउ मच पावर डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव। आई लीव इट टू यू एंड योर व्यूअर्स टू डिसाइड, राइट। बट इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्टिकल है 33 कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि आर्टिकल 33 के मुताबिक आप अपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करेंगे फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन की सिक्योरिटी के लिए, जिसके अंदर कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ओके। आर्टिकल 33 पढ़ लीजिए। अभी जो हमें आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट जो बना है, या मे भी कुछ ये इंटेलिजेंस के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे रॉ वगैरह, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 33 बनी है। सो जो कुछ भी कार्रवाई वहां पर होएगी उसके अंदर जो भी काम करेगा वो उसके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड हैं। और अगर अभी वो ही एक्ट को यूज करते हैं, जब इमरजेंसी आई 1962 के अंदर, जब उन्होंने लगा कि यार अभी तो हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है, तो उसी सिस्टम के अंदर उन्होंने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स क्रिएट कर दिए थ्रू आर्मी एक्ट, थ्रू एयरफोर्स एक्ट, थ्रू उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाल दिए। जी जी जी। लेकिन जो बंदा वहां पर शॉर्ट सर्विस के लिए है, जो कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था, इमरजेंसी तो नेशन की इमरजेंसी पड़ गई इसलिए हमने इकट्ठी किए। लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको महसूस हुआ यार दे आर फैंटास्टिक ऑफिसर्स, दे आर मैच्योर ऑफिसर्स, दे आर एजुकेटेड ऑफिसर्स, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डायरेक्टर आईपीएस, कुछ ऑफिसर्स तो आईपीएस छोड़ के इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर आ गए। सर 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 आई स्टिल रिमेंबर देयर इज अ ऑफिसर मेजर बलजीत, वो अभी एक कैप्टन मेजर बलजीत, वो आईपीएस एकेडमी से निकलकर भाई इधर आ गया। सो देयर आर ऑफिसर्स who just for the nation के तौर पर वो इस दायरे के अंदर आ गए। और ये जो दायरा है इसके अंदर जो भी काम करेगा वो अंडर फंडामेंटल राइट उसके रिस्ट्रिक्टेड है। तो सिस्टम ने समझा कि अगर ये इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर डन अ वंडरफुल जॉब एंड दे आर सो देखिए, सम मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू आफ्टर, जब इमरजेंसी चली गई कहते हम वापस जाने अपने कॉलेज, मतलब चाहे वो प्रोफेसर था, जो डॉक्टर थे। वी हैव मेजर आनंद सावरिया, वो डॉक्टर थे, अपनी सिविल सर्विसेज को छोड़ के आर्मी के अंदर डॉक्टर बन गए। जी जी। देयर इज डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर है मान, शी हैज सीन 65 एज वेल 71 मोर आल्सो, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। सर सो देयर आर लॉट ऑफ ऑफिसर्स जो फॉर द सेक ऑफ नेशन से देश की
शक्ति के लिए, देश को संभालने के लिए आर्म फोर्सेस में वॉलंटियर कर गए। जब वो वॉलंटियर कर गए वापस चले गए, लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आया कि ये जो सिलसिला है धीरे धीरे लोगों ने इनको यूज़ किया कि भाई यार अगर ये एक कोर्स के 250 ऑफिसर, फिर दूसरा साल में 2 OTS के कोर्स होते हैं, 5-5, 600 ऑफिसर्स आ रहे हैं और ये प्लेटून कमांडर बन रहे हैं, कंपनी कमांडर बन रहे हैं, बैटरी कमांडर बन रहे हैं, स्क्वाड्रन कमांडर बन रहे हैं, एंड दे आर मैनिंग द ट्रुप्स ऑल राउंड। 500-500, 800-800 ऑफिसर एक साल के अंदर आ रहा है। तो आया गया, किसी ने ये नहीं पूछा कि यार आया तो है लेकिन गया कहाँ। जब वो आया वो आर्मी एक्ट के अंदर है, वो रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट के अंदर है, वो अपने सीओ के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं बाहर जाके अभी क्या करूंगा, यहां नहीं बात करोगे, यू डोंट क्वेश्चन मी। सो व्हेन ही इज इन द ऑर्गेनाइजेशन ही इज अंडर आर्मी एक्ट, रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट्स और एयरफोर्स एक्ट और नेवल एक्ट। बट बाहर चला गया, अब बाहर का कानून आपको इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इस इंडिया का, देश से वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 33 में तो आपने ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर दी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने लार्ज जो बना हुआ है, एक भी पैराग्राफ नहीं है या एक भी आर्टिकल नहीं है या ऐसे किसी भी स्टेट के अंदर कोई रूल नहीं है या लॉ नहीं है कि हमने ये जो लोग हैं जो रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट के अंदर एक अपनी जिंदगी दे के आते हैं, जब बाहर आते हैं तो इनके लिए क्या कानून बनना चाहिए। बट द सेम थिंग इज नॉट देयर इन अदर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी 60 साल 65 साल तक रिटायरमेंट एज है, चाहे वो IAS है, चाहे IPS है, चाहे PCS है, चाहे स्टेट की जितनी सर्विसेज हैं। सो व्हेन यू सी द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन you we will realize that those who serve in armed forces, they work in a restricted environment, restricted fundamental right environment. They do not question. ये तो हमने भी नहीं क्वेश्चन किया, हमने भी कोई किसी से पूछा नहीं क्यों मेरा ये ऑफिसर आया और 5 साल के बाद जा रहा है। हमने आज तक नहीं फौज से पूछा। जब हम जंतर मंतर पे गए, वहां पर जो कमेटी थी उन्होंने ये बोला कि हम शॉर्ट सर्विस का इंक्लूड नहीं करेंगे, तब ये सवाल हमारे दिमाग में भी ये खड़ा हो गया कि वेयर इज द जस्टिस ऑफ दिस मिलिट्री रैंक। सो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑल्सो, इट इज ए ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम ऑल्सो ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट्स इन आर्म फोर्सेस vis-a-vis with other civil organizations, and there is no provision, there is no law, there is no system in which these people जो अपनी एक जिंदगी बिता के आते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट के एनवायरनमेंट में, जब वो बाहर सिविल में आते हैं उनको हमने कैसे और प्रिविलेज करना है। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और जितने भी हमारे डाउट थे कि ये फौज में क्यों होता है बाहर क्यों नहीं होता, आपने सारे क्लियर कर दिए। वी आर ग्रेटफुल टू यू। अब आपने बात की सर जंतर मंतर की बात कर ली कि जंतर मंतर पर आपका एक चेंज ऑफ माइंड हुआ, एक आपने सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में यू एक्चुअली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द सिस्टम कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। और मेरे को लगता है कि वहीं उसी जंतर मंतर दिल्ली में खड़े होके आपने अपना फ्यूचर कोर्स भी ऑफ प्लानिंग वहीं आपने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि आगे मैं क्या करूंगा। तो सर थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा ब्रीफ कि उस टाइम आपके दिमाग में क्या आया और जो आपने उस टाइम प्लान बनाई थी, मतलब प्लान तो हम हर किसी के दिमाग में आती है, हम उसको एग्जीक्यूट करने में हिचक जाते हैं सर। जब तक दिल्ली से चंडीगढ़ वापस आते हैं और प्लान भी पानी हवा हो जाता है सर। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, अब मैं चाहता हूं कि आप बताएं लोगों को कि जंतर मंतर पर आपने क्या प्लान बनाई थी और फिर उसको इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी संकल्प के साथ आप उस पर कैसे कायम रहे। क्योंकि मेरे को लगता है 7-8 साल तो हो ही गए जंतर मंतर गए हुए आपको, 9 साल हो गए। तो कैसे सर आपने इसको दृढ़ता से इतनी फॉलो कर रहे हैं सर? राजेश जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं सोचा था कि इस मुद्दे को ऊपर तक उठाने के लिए हमें 9 साल लग जाएंगे।
जैसे कि मुझे इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, अपनी रेजिमेंटेशन का है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की एक दूसरे पे भरोसे का है, और जो सिस्टम मैंने देखा है मुझे ऐसे लगा कि ये कोई नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, ये बहुत जल्दी हो जाएगा काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 9 साल आज हो गए हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैंने कोई प्लानिंग की थी। ये डे टू डे जैसे जैसे हमें दिक्कतें महसूस होती रही, और आज इस 9 साल के बाद हम जिस स्टेज पे पहुँचे हैं, मैं एक जर्नी कह सकता हूँ, कोई प्लान नहीं, ये प्लान जर्नी नहीं थी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक ही चीज़ वहाँ पर खड़ी हुई कि हाउ टू हैव ए सेपरेट एसोसिएशन, बिकॉज जब आपके जो रेगुलर ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन है वो आपका सवाल ही नहीं खड़ा कर रही हैं, ड्राफ्ट में नहीं ला रही हैं, तो इस एसोसिएशंस को कैसा बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मेरी नज़र में एक हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम चंडीगढ़ में देखिए मेरे शॉर्ट सर्विस आते थे जो कहते थे कि हम उनको प्रिविलेज, जैसे वो DSOI के अंदर उनको मेंबरशिप नहीं है। मेरे खुद के क्लासमेट्स, खुद के कोर्समेट्स, उनको प्रिविलेजेस नहीं है, उनको CSD की प्रिविलेजेस नहीं थी। देखो, जो भी सवाल खड़ा करना पड़ता है सिविल के अंदर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो आई ऑलवेज से रेज द क्वेश्चन इन द कोर्ट, देन ओनली इट इज पॉसिबल। अब कोर्ट के सामने जाए कौन? विर्क साहब तो जा नहीं सकते क्योंकि ही इज नॉट अफेक्टेड पार्टी। तो हमने कहा कि कौन सा जजमान है जो कोर्ट में जा सकता है। तो जब हमने देखा कि पूरा मैंने स्टडी किया, एक मेरा कोर्समेट था कैप्टन तिवारी SS 24 का, वो गया था वहाँ पर हाई कोर्ट में दिल्ली में, बट उसकी पिटीशन को एडमिट ही नहीं किया बिकॉज देयर इज नो लॉ टू हेल्प आउट, नो पॉलिसी टू हेल्प आउट SS ऑफिसर्स। तो वहाँ पर मुझे लगा, दूसरा फिर मुझे एक चीज़ और देखी कि जब हमारे ये कोर्स गेट टुगेदर्स वगैरह हम करते थे, उसमें ही हमारे जो रिलीज ऑफिसर्स आते ही नहीं थे, इक्का दुक्का कोई आ गया, लेकिन देयर वाज नो मोटिवेशन फॉर देम टू कम टू एंड अटेंड टू दिस आवर कोर्स गेट टुगेदर, जैसे रेगुलर्स NDA और IMA वालों का कोर्स गेट टुगेदर होता है। सो दैट्स वाज अनदर in my mind that why SS is feeling so helpless। उसके बाद फिर हमने एक और एसोसिएशन ISKCOA बनाने की कोशिश की। उसका मेजर श्रीवास्तव साहब थे जो RBC, फर्स्ट टाइम ही वाज विद मी एट दिस थिंग, उनके साथ बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम चला, उन्होंने हाँ विल डू इट ये, तो उनकी पिटीशंस जो हैं वो जब हाई कोर्ट दिल्ली में हमने प्रेजेंट की, तो वहाँ पर वो कहा कि नो दिस मैटर फॉल्स अंडर आवर AFT। तो हम AFT में वहाँ पर मूव कर गए। जब AFT से बाय द टाइम मूव किए, फिर वापस लेकर ऑर्डर को आए कि भाई वो AFT कहता है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दिस साइड ऑल्सो, एसोसिएशन के हम एंटरटेन नहीं करते हैं। तो वो AFT, वो जो पिटीशन है वो हम लोगों ने फिर दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल करवाई। लेकिन द प्रॉब्लम इन दैट पिटीशन वॉज दैट दे वर नॉट holding on this new concept which has started, one rank, one pension, which was read in the parliament also. Sir. See, what is the law behind, nobody knows. But जब पार्लियामेंट में हम लोगों ने सुना कि वन रैंक वन पेंशन, तो भाई SS ऑफिसर की वन रैंक है, वेयर इज देयर वन पेंशन? ये सवाल जो खड़ा हुआ है वो फिर we started with another association by name All India Short Service Commission Officer Welfare Association. I still say that is the best petition ever drafted, made with a lot of everyone's collective thinking, and that is what which is being writ number is 8006/2019 in High Court Delhi. It's one of the finest writ with a lot of research and development in that. So आप वो करते हुए हम लोग कोर्ट में भी चले गए। अभी आपने पूछा कि अब जब कोर्ट में जब तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि यार, फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जो हमारे लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या अपने लीडर्स हैं, इनको भी ऊपर भी आवाज़ उठाई जाए। सर, इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे आपने बताया कि OROP की एक रिट दायर की है, मेरा एक सवाल है सर, जो सिर्फ मेरा ही नहीं है, इफेक्ट करता है, वो सारी SS फ्रेटर्निटी को इफेक्ट करता है सर। मेरा ये सवाल है सर कि जब कैप्टन AN चोपड़ा और कैप्टन भारद्वाज AFT गए थे और उनको मेडिकल मिला था, तो वो एप्लीकेबल था सारे अफसरों के लिए। AFT में
डोवा की तरफ से कैप्टन भारद्वाज ने और इन्होंने कैप्टन ए.एन. चोपड़ा ने पिटीशन फाइल की थी। एक थे शॉर्ट सर्विस अफसर और एक थे इमरजेंसी कमीशन अफसर। एसोसिएशन नहीं कर सकती, जैसे आपने बताया, तो एसोसिएशन नहीं कर सकी, तो इन दोनों ने दी थी। लेकिन वेलफेयर मिला, सबको मिला। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट भी गए और जो कच्ची पक्की ECSH पॉलिसी एसएस के लिए निकाली 50% 75% वाली, उसमें भी सबको वेलफेयर मिला, चाहे पिटीशन में उसका नाम था चाहे नहीं था। तो जो ये OROB की पिटीशन है सर, इसमें क्या है, मतलब अगर ये ओके हो जाती है, जैसे आप बताए हैं कि इट इज द बेस्ट वन, जब ये ओके हो जाती है तो क्या वेलफेयर सारे अफसरों को मिलेगा या सिर्फ चुनिंदा अफसरों को मिलेगा जिनका नाम है उसमें? देखो, इसके आपके ये सवाल के मैं दो पहलू से बताऊंगा। देयर इज नो डाउट, पहले तो जो लीगल इसका जो इफेक्ट होता है, कभी भी आप लीगल में आप केसेस करें, देयर आर एन नंबर ऑफ रूलिंग्स जिसके अंदर ये होता है कि दोज हु कम इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट दे विल गेट द बेनिफिट। ये तो एक रिटन लॉ है कि जो कोर्ट के सामने आया, जिसका भी जैसे पिटिशनर है उसी को ही, अगर जजमेंट है तो उसी के लिए ही वो, चाहे वो फॉर में है चाहे वो अगेंस्ट में है, उसको लागू होती है। दूसरा होता है कि क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, तो जब एग्जीक्यूटिव देखता है कि यार ये आज 2 खड़े हुए हैं तो कल को 200 और खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए क्यों ना हम भला सभी का देख लें। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री है, वही ओवरऑल एक बेनिफिट एक अच्छे तरीके से देख सकती है, बिकॉज इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इट इज नॉट फॉर 2 इंडिविजुअल्स। सो कीपिंग दैट इन व्यू, अगर किसी तरीके से कोई एडवांटेज मिला कैप्टन चोपड़ा को या लेट कैप्टन चोपड़ा को या कैप्टन भारद्वाज को, और उसको अनल कर दिया, उनको रिवर्स कर दिया एट बाय टेकिंग अपील देयर इन द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका जो फ़ायदा नुकसान है वो दोनों के लिए ही लागू है। लेकिन अगर किसी को, चलो एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने उनको दूसरों को देना भला शुरू कर दिया, तो दैट इज़ फाइन। सो नाउ इट्स ए डिस्प्यूटेबल वेदर, ये कोई भी हम जो बात कोर्ट में लेकर जाते हैं कि क्या ये उन्हीं को लागू है जो गए हैं। लेकिन देखो, हमें एक भला चीज़ ये देखनी चाहिए कि जब हमने एक दूसरी रेगुलर ऑफिसर्स की जो वेटरन्स हैं उनकी एसोसिएशन से अलग होकर एक और एसोसिएशन बना ली है, तो हमारी भी एक ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की ऐसी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होनी चाहिए, इतनी वेल मैनेज होनी चाहिए, सभी के सभी एक में अगर उसमें नाम आ जाते हैं तो तब पूरे इस देश को पता लगेगा कि भाई दे आर सो मेनी ऑफ दीज अफेक्टेड पीपल। जब thousands of officers every year looking after the organization, people will, when they get to know कि ये तो strong link हैं, ये strong leaders हैं जिन्होंने पूरी organization को अपने shoulders पे, अपने best time of your life पे रोका हुआ है, रोक के रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। अब वो रिटायर्ड हो गया, आप उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, who is responsible? Here the democracy is also responsible. When डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर हमने आर्म फोर्सेस को एक बाकायदा हमने जिम्मेदारी दे दी, उसकी जिम्मेदारी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ने निभाई है, तो बाहर आने के बाद उनको दूसरों को तकलीफ क्यों है, इतनी देरी क्यों है, व्हाई इनजस्टिस? वी हैव टू लुक इनटू इट। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन मैक्सिमम पीपल मस्ट जॉइन अंडर वन फ्लैग। सर, इसमें एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए, मैं डोवा के साथ बहुत देर से एसोसिएटेड रहा हूँ, लेकिन जब हम अप्रोच करते हैं किसी अफसर को, हम बोलते हैं कि भैया हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन करने चाहिए, तकरीबन मैंने एक देखा है कि एसएस अफसर्स आर ऑल्सो रिलक्टेंट टू ज्वाइन। तो आप सर बहुत काम कर रहे हैं सर, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, आप मिलते रहते हैं, आपका सर्कल बहुत बड़ा है, आप लायर हैं खुद सर, तो ये क्या कारण है सर कि आज तक हमारी जो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी अभी तक 2500 लोग ही हैं सर। 2500 से ऊपर एसएस अफसर
हमारे गई नहीं, जबकि हमने जब आरटीआई के तहत मंगाई थी कोई 5-6 साल पहले, 10 साल पहले, वो क्या बोलते हैं उसको कि एसएस अफसर की स्ट्रेंथ क्या है, तब भी 7,500 थी। तो अब तो और ऐड हो गए सर उसमें, जो अब ये 13-14 साल वाले आ रहे हैं, 10 साल वाले आ रहे हैं। तो क्या कारण है कि सर हम यूनिफाई नहीं हो सक रहे, और हमारी ये एक आवाज क्यों नहीं हो रही सर? इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप मतलब, मैं ये नहीं बोलता कि आपका प्लान क्या है या आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका सोच विचार क्या है इसके बारे में कि हम यूनिफाई क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊं। वन इज द इफेक्ट ऑन द रिलीज्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फ्रॉम वेरी बिगनिंग। वंस ही इज रिलीज्ड, जब वो बाहर आता है, ये मेरी अभी 10 साल की स्टडी के अंदर ये मुझे एक बात समझ में, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना मुझे महसूस हुआ, और एक मैंने रियलाइज किया है दैट देयर इज दैट पर्सन जो रिलीज होके बाहर आता है, किसी ना किसी तरीके से वो विड्रॉल सिंड्रोम में चला जाता है। उसके ऊपर एक सोशल evil, sorry by saying, but this because I'm a soldier I must say the effect कि जब वो आर्म फोर्सेस से बाहर निकल के बाहर सिविल सोसाइटी में आता है, तो वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जाता है कि वो जो नज़दीक वाले लोग हैं वो तो सोचते हैं कि ये रेगुलर, उसको किसी को पता नहीं था कि ये रेगुलर होना है, ये शॉर्ट सर्विस। पीपल डू नॉट नो, पीपल नो कैप्टन साहब है, मेजर साहब है, कर्नल साहब। बट वो वापस आते हैं तो वो जो ऑफिसर है उसको वो एडवाइस, जब सिविल एनवायरनमेंट में आ जाता है तो उस समय वो एक ऐसे माहौल में आ जाता है जिसमें अंदर वो बेखूबी तरीके से सोसाइटी के साथ नहीं खुल सकता या रूप से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको अपनी रीसेटलमेंट की सोच में पड़ जाता है। उसको वो अपने अलग अलग उसके अंदर सिस्टम के अंदर उसको सोच में पड़ जाता है, उसको रीसेटल होना है, उसने अपनी आफ्टर ऑल ही हैज टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, तो एक नए माहौल के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे वो विड्रॉल सिंड्रोम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके साथ बातचीत भी बहुत कम लोग हैं वो कर पाते हैं। दैट्स वन एस्पेक्ट। दिस सेकेंड पार्ट है कि ये परसेंटेज इतनी यंग एज पर जो बाहर आ जाती है वो ऐसे पूरे पैन इंडिया के अंदर कहीं फैल जाती है कि जैसे टेक अ केस ऑफ चंडीगढ़। अगर चंडीगढ़ के अंदर आप देखोगे तो यू विल सी मैक्सिमम पीपल जो वेटरन्स हैं वो रेगुलर ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं, बट अगर परसेंटेज देखोगे इसमें से कुछ 5-10% लोग ही हैं ऑफिसर्स होंगे जो शॉर्ट सर्विस वाले हैं, और जो दूर दराज इलाकों के अंदर है उनके अंदर परसेंटेज और भी कम होगी। सो एक डिस्कनेक्ट हो गया, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ दी नाउ सी आफ्टर ऑल ये जो आईटी है, मोबाइल है, ये कनेक्टिविटी कब अभी आनी शुरू हुई है। जी 1962-63 से लेकर 2000 मुझे याद है कि 2010-15 तक तो लोगों के पास लोग पेजर इस्तेमाल करते थे जी। सो द टेक्नोलॉजी वॉज नॉट देयर टू गेट कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये पूरा लॉर्ड 40-50 साल से ये बिल्कुल ही चुप रहा और अपनी जगह पर जाके रुक गया और कम्युनिकेट नहीं किया। अकेले आदमी को कोई दूर बैठा है, कौन दिल्ली हाई कोर्ट में आए, कोई चंडीगढ़ कोर्ट में आए, वो अलग अलग जहाँ थे वो अपने सेटल हो गए। और यू नो इट इज़ एक्सपेंसिव टू टेक जस्टिस फ्रॉम कोर्ट्स। और टेल पीपल इवन योर ओन ऑफिसर्स, ओन सीनियर रेजिमेंटल ऑफिसर्स व्हाट आई मीन व्हाट स्टेट। आई थिंक कैप्टन गुरु की स्टेट तो कोई नहीं बता सकता ना, किसी को देखनी पड़ेगी वो झुग्गियों में क्यों पाया गया। सर What has happened to one captain? I did not take the name, but एक बाला समझ लीजिए, वो लेडी ऑफिसर किस हालात में पाई गई कौन बताएगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कनेक्ट हो गए। मैं कहता हूं कि अगर हम इनको लिमिटेड 1 रैंक 1 पेंशन हम दे देते हैं, राइट, दे विल रिमेन कनेक्टेड टू द सिस्टम, एंड दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी इन कमिंग डेज।
कंट्री की सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए जो हमारा एक्स ऑफिसर है, चाहे वो शॉर्ट सर्विस है, चाहे वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाला ऑफिसर है, दे ऑल शुड रिमेन कनेक्टेड विद द सिस्टम एंड वन रैंक वन पेंशन इज ओनली द वे टू गेट कनेक्टेड। जैसे आपने बहुत मुशक्कत की है इसके लिए, तो आप पॉलिटिशियन से भी मिले, आपने पॉलिटिकल प्रेशर भी इस पर पड़वाने की कोशिश की है? प्लेंटी ऑफ देम आई हैव। मैंने ये मेरे सामने, आपके सामने ये लेटर है, अगर इसके अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं पिछली सरकार के, सबको लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अपने हमारे डिफेंस के मिनिस्टर साहब हैं, राजनाथ जी, उनको मैं 2 बार, तो एक बार उनके घर मिला हूँ जाकर, एक बार उनको एक और जगह पर मिला हूँ, लगातार उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी से हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है। मनीष तिवारी जी ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल को खड़ा कर दिया है। किरण खेर जी को हम लोग, आपके पता ही है, वहाँ पर हम इकट्ठे करके चंडीगढ़ वाले हम लोग मिले हैं, वहाँ उनको खड़ा, क्या कहते हैं, उनसे बुलवाया है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में रेज किया है। सो हमारा इशू जो है, इट इज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल पार्टीज। वी ऑलवेज से आर्म फोर्सेस आर अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ट्रेनिंग भी ऐसे है कि हमारी तरफ से सरकार जिसकी मर्जी आए, लेकिन सोल्जर को देखने के लिए, सोल्जर के धर्म को निभाने के लिए सबका फर्ज है कि ये दिक्कत में नहीं होना चाहिए सोल्जर। अगर सोल्जर दिक्कत में है तो हम बेस्ट अपने दुश्मन, हमारा दुश्मन कौन है? हद के पार, हद के पार वाला ही हमारा दुश्मन है। तो अगर हद के पार वालों के लिए भी अगर हमारे लिए ये दुविधाएं हैं, ये दिक्कत है देखने के लिए, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट सिस्टम। सो पॉलिटिकल हमने प्रेशर्स डाले हैं। मीडिया को हमने कितने मैगजीन्स में, ये सारी, कोई ऐसी मैगजीन नहीं है जिसके अंदर मेरे आर्टिकल्स नहीं होंगे। पंजाबी के अंदर आर्टिकल्स हैं, हर जगह जहाँ पर हमने लिखा हुआ है, लेकिन किसी को तो मिलकर हम लोगों ने आवाज़ उठानी है। मेरा तो राजेश जी एक ही सुझाव है कि हर एसएस ऑफिसर को अपनी इस एसोसिएशन के अंदर, जिसको मैं कहूँगा आज की तारीख में मैं एस्कोआ का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक रिट ऑलरेडी लगी हुई है और ये बेस्ट ड्राफ्टेड रिट है। अगर जजमेंट अगर आएगी तो इस रिट के ऊपर ही ठीक हमारी जुडिशरी भी इसको देखेगी, और एक से सभी का अगर सस्ते पे काम हो जाता है, अलग अलग क्यों हम बिखरे हुए हैं। ओके, ऑल वी नीड इज टू मैनेज द ऑल इंडिया शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशंस केस इन दी कोर्ट। डोंट वरी, एसोसिएशन ये कोई हमारे लिए क्लब नहीं है, हमारे लिए डीएसओज हैं, हम लोग आगे पीछे अपने वेलफेयर देखते रहते हैं, हमारे पास अपने रेजिमेंटल सिस्टम्स हैं, हमारे दूसरे चैनल्स हैं। बट कोर्ट के अंदर एक वन एसोसिएशन इज मोर देन सफिशिएंट एंड वन पिटिशनर इज ऑल रिक्वायर्ड। उससे कोर्ट की भी कम समा लगता है, आप लोगों का भी खर्चा कम इसमें होता है। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन वट एवर वी विल डू, बट आवाज़ उठानी चाहिए। एंड आई कंग्रेचुलेट यू, आई थैंक यू वेरी मच, एंड नॉट ओनली यू, आई कंग्रेचुलेट मिसेस राजेश ऑल्सो, द काइंड ऑफ एफर्ट यू ऑल आर पुटिंग एज अ कपल। गॉड ब्लेस यू, एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू अचीव दिस सक्सेस, क्योंकि ये हमारी आवाज़ ही नहीं है, ये एक आने वाली जनरेशन्स के लिए मोटिवेशन है कि शॉर्ट सर्विस जहाँ काम, भाई जो फुल्ली ग्रोन अप सिटीजन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हम वो चड्डी बड्डी नहीं है सर, हम लोग ऑलरेडी ग्रोन अप हैं। वी आर नॉट इन स्ट्रेट अवे कॉलेजों से, यूनिवर्सिटीज से निकल के सीधे चलते नहीं यार, फौज में चलते हैं। जैसे इमरजेंसी कमीशन वाले जोश के साथ आए थे, इसी प्रकार से शॉर्ट सर्विस ऑलरेडी जोश से आएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि समय के अंदर ये देश हमें एटलीस्ट पेंशनेबल एज क्या होती है, 50 साल 60 साल, उस समय से हमें प्रो राटा और उतने साल की दे दे, और इसके ऊपर पूरे बजट का फायदा होगा सर। बजट, पेंशन बजट, आई हैव रिटन एन आर्टिकल, इफ यू गिव प्रो राटा ओआरओपी टू शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एट देयर पेंशनेबल एज, सर सीधा 5 साल 10 साल में बनती नहीं है पेंशन, लेकिन 50-60 साल के बाद आता है कि हाँ भाई जितने साल तुमने सर्विस किया, ये लो भाई, ये टेबल है इसके मुताबिक, ये लो, कितना आएगा, 25-30 हज़ार रुपये मल्टीप्लाई ईयरली, एंड आने वाले समय के ऊपर दिल बी मोटिवेशन।
पीपल विल डू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, भाग के एज ए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर ज्वाइन भी करेंगे, अपनी मिलिट्री लीडरशिप, अपनी सोल्जरिंग्स दिखाएंगे और बाहर आकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी काम करेंगे. सो हाउ ब्यूटिफुल आवर ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम, हाउ एक्सेलेंट आवर ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम. और आज की तारीख में डेफिनेटली अगर सरकार हमें अनाउंस कर देती है, क्योंकि ये सरकारी पॉलिसी है, ये इससे अच्छी सरकार ने ही पॉलिसी बनानी है, कोई कॉर्पोरेट ने नहीं बनानी है, ना किसी एक मिलिट्री जनरल ने बनानी है. दिस पॉलिसी हैज़ टू बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे. और मुझे बड़ी उम्मीद है कि सारी सरकारें अच्छा बोलती हैं सर कि हमने फौजियों को देखना है, तो प्रेजेंट सरकार का मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल तरीके से किसी का नाम तो नहीं लूँगा, बट आई डिमांड, आई अपील of the present government of India to get into this problem and give this particular privilege. It's an honor. It's not a OROP is an honor to a soldier who has served and sacrificed for the nation on those young days. So that's how I take it. It's not money. And जितना SS को OROP दोगे उतना आपका बजट कम और भी कम. थैंक यू सर, आपके पास टाइम कम था लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका. जो एसएस फ्रेटर्निटी है, जो लोग हैं वो आपको सुनेंगे, आपकी बातों से आगे प्रेरणा लेंगे और जल्दी से जल्दी अपने जो डॉक्यूमेंट है और जो एसोसिएशन आपने बताई है उसके साथ जुड़ेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ. और इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.